हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हम लोगों ने परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी कि निष्पादन मूल्यांकन के अंतर्गत परंपरागत विधि और आधुनिक विधियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हम लोग परंपरागत विधियों को ही डिस्कस कर रहे थे। कल हमने 2 मेथड्स को डिस्कस किया था, आज हम एक और मेथड को डिस्कस करेंगे यानी कि ग्राफिक स्केल मेथड को या रेखीय सोपान विधि यानी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करने वाला मेथड या रेखाओं द्वारा स्केल द्वारा मेजरमेंट करने वाला मेथड। किसका मेजरमेंट करने वाला? जितने भी श्रमिक होते हैं, जो भी किसी भी संस्था में, किसी भी संगठन में उनकी क्षमता को, उनकी द्वारा दिए जा रहे श्रम को, उनकी विशेषताओं को स्केल द्वारा जब मापा जाता है या स्केल द्वारा जब अंकन किया जाता है तो हम उसे रेखीय सोपान विधि कहते हैं या ग्राफिक स्केल मेथड कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। रेखीय सोपान विधि या ग्राफीय स्केल विधि सामान्यतः अधिक प्रयोग किए जाने वाली विधि है, पर ये याद रखिएगा कि ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, नॉट अ मॉडर्न मेथड। सो अभी आजकल में बहुत रेयर केस में जो है संगठनों द्वारा ये यूज़ किया जाता है। मतलब पहले तो जितने भी संस्थान या संगठन होते थे मोस्टली अपने यहाँ जितने कर्मचारी होते थे उनका मूल्यांकन इसी के आधार पर करते थे और ये थोड़ा सरल भी होती थी युगल तुलना विधि के द्वारा से। तो ये अत्यंत प्राचीन एवं व्यवस्थित विधि है। इसमें कर्मचारियों का मूल्यांकन उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं अथवा क्षमता के आधार पर किया जाता है। यानी कि जब भी कोई संगठन या संस्थान अपने यहाँ जब एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करता है, अपॉइंट करता है, तो वो उनको किसी विशिष्टता के आधार पर या उनकी विशेषताओं या उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं और क्षमता के आधार पर करता है। अब किसी व्यक्ति में कितनी क्षमता है या किसी व्यक्ति में किस विशेषता को लेकर कितनी अधिक क्षमता है या उस विशेषता का क्या स्केल है, तो इस चीज़ को देखने के लिए क्या इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें मूल्यांकन कर्मचारी को एक मूल्यांकन पत्र दिया जाता है। प्रपत्र मतलब लेटर दिया जाता है, ऐसा उसमें स्केल में मेजरमेंट हो कि आप जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी जनसंख्या का आंकड़ा लेने के लिए घर घर लोग आते हैं, ठीक है, तो क्या उसमें देखते नहीं है कि परिवार में कितने लोग हैं, परिवार में वृद्ध कितने हैं, परिवार में प्रौढ़ कितने हैं, जो है शिशु कितने हैं, ऐसे करके वो मेजरमेंट करके एक पूरे एक फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है, या उनकी विशिष्टताओं के आधार पर उनको ऐसे स्केल वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उसी टाइप से ये भी होती है, बस ये क्या है, इसका मेजरमेंट जो होता है वो संस्थानों द्वारा या प्रबंधकों द्वारा किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ये कोई जैसे जनसंख्या के लिए मैंने बोला तो वहाँ पर यूज़ की जाने वाली नहीं है, बट वहाँ पर जो यूज़ की जाती हैं उनसे मैच करती हुई है। ठीक, इस विधि में श्रमिकों व प्रबंधकीय श्रेणी के कर्मचारियों के अंकन के लिए अलग अलग मानदंड और विशेषताएं निर्धारित की जाती हैं। श्रमिकों के लिए उनके कार्यों की जानकारी, उनकी तीव्रता, उनके दूसरों पर आश्रित होकर कार्य करना, कार्य की गुणवत्ता, उनके साहस, उद्यमिता आदि से संबंधित विशेषताएं निर्धारित की जाती हैं। यानी कि जितने भी श्रमिक होते हैं वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो कार्य के प्रति कितने जागरूक हैं, उनको कितनी नॉलेज है उस काम को करने की, उनकी तीव्रता यानी कि उनमें कितना स्टैमिना है उस काम को करने की, और साथ में वो डिपेंडेंसी कितनी है उनके अंदर दूसरों पे। में भी कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जो खुद से कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा खुद ही आगे अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे के सहारे ही कार्य, एक करता है तो दूसरा उसके आगे करता है। फिर कार्य की गुणवत्ता यानी उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उसकी क्वालिटी क्या है, उनके साहस, उद्यमिता आदि से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको उसमें मेजरमेंट किया जाता है। जबकि प्रबंधकीय श्रेणी के लिए यानी कि ये तो एक एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने बता दिया, श्रमिकों के लिए वो करना। और अगर हम और भी बड़ी संस्था देखते हैं तो वो प्रबंधक भी रखते हैं, अपने यहाँ CEOs भी रखते हैं, तो उनके लिए क्या कि उनमें नेतृत्व की क्षमता कितनी है, वो सृजनात्मक क्षमता उनमें कितनी है कि वो नई नई चीज़ों का सृजन कैसे करते हैं, उनके में संगठनात्मक क्षमता कितनी है, यानी वो लोगों को कंबाइन करके आगे बढ़ाने की कोशिश कितना करते हैं, यानी कि ग्रुप वाइज वो आगे बढ़ने की कितनी कोशिश करते हैं, अकेले नहीं लेकर चलते हैं, सभी को लेकर चलते हैं। संवाद वहन की क्षमता यानी उनके बोलने की, वो जो बोलते हैं वो इफ़ेक्टिव होता भी है कि नहीं होता है। निर्णय लेने व न्याय करने की क्षमता, निर्णय लेना में भी
कभी कभी संस्था या संगठन में ऐसा होता है, मान लीजिए कोई भी संस्था या संगठन कोई ऐसी वस्तु का निर्माण करता है जो डेली बेसिस पे बिकती है, तो अभी सडनली मांग या पूर्ति बढ़ जाती है, तो वहाँ पर उसे निर्णय लेना, उसको न्याय करने की क्षमता, एम्प्लॉयज़ के बीच में आदि गुणों व विशेषताओं के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। इसे एक रेखा चित्र द्वारा ये देखो ऐसे दिखाया जा रहा है। 0 से लेकर 12 तक के मेजरमेंट का एक स्केल दिया हुआ है। जो 0 से 4 के अंडर में आते होंगे, यानी जिनकी मार्किंग 0 होगी, 1, 2, 3 तक होगी, वो ख़राब है, यानी कि वो एम्प्लॉय में वो उतनी क्वालिटी नहीं है। अगर वो श्रमिक है तो उनमें ये क्वालिटीज़ नहीं है, या ये क्वालिटी बहुत निम्न स्तर पर है। और वो अगर प्रबंधक है तो उनमें ये क्वालिटी नहीं है, या ये क्वालिटी है तो बहुत निम्न स्तर पर है। 4 से लेकर 9 तक के अगर अंकन किया गया है, यानी कि उनको जो प्रपत्र दिया गया था उससे जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर अगर उनको ये नंबर प्राप्त हुए हैं, ये अंक प्राप्त हुए हैं, तो कह सकते हैं कि वो औसत और अच्छे हैं। यानी श्रमिक हैं तो इन कार्यों में वो औसत हैं, और इन विशेषताओं में वो औसत या अच्छे हैं, या प्रबंधक हैं तो इन जो इतनी भी क्रियाएं हैं या विशेषताएं हैं इनमें वो अच्छे या औसत अच्छे केवल है। उसके बाद में 10 से 12 तक दिया हुआ है जो मेजरमेंट, अगर इससे ऊपर जाता है तो वो एक्सीलेंट कहलाता है। यानी ऐसे एम्प्लॉयज़ भी बहुत एक्सीलेंट है, कार्य में अपने निपुण भी हैं, उनकी तीव्रता भी है उनकी जानकारी, और दूसरों पे वो आश्रित भी नहीं रहते हैं, उनकी कार्य की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है, वो साहस भी दिखाते हैं। और अगर प्रबंध है तो उनका नेतृत्व भी बहुत अच्छा है, संगठनात्मक क्षमता भी बहुत अच्छी है, और उनका संवाद वाहन भी बहुत ही अच्छा है, निर्णय लेने की क्षमता और न्याय की क्षमता भी उनमें कूट कूट के भरी हुई है। तो ये आपको दिखाया ना, उत्तम, औसत, अधिक, अच्छा और ख़राब। उत्तम अंक उसे दिया जाता है जो व्यक्ति कार्य में निपुण होता है, जिन्हें कार्य करने में किसी प्रकार के पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि उनको किसी बॉस की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी प्रोबेशनरी जो ऑफिसर्स होते हैं या प्रोबेशनरीज जो भी कलीग्स होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। औसत से अधिक उसे दिया जाता है जो निर्धारित मापन से नीचे होते हैं, किंतु औसत से अधिक और ये व्यक्ति कम समय में अच्छा कार्य कर सकता है। औसत का अर्थ है किसी भी प्रकार के पर्यवेक्षक की सहायता से कार्य कर पाता है, जबकि खराब का अर्थ सफल होने से है। इस विधि की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि ये एक सरल विधि होती है।